ओके, चलिए। तो आज अपना जो टारगेट है वो हिस्टेरेसिस लॉस है। आगे जो अभी हम टाइम खर्च करेंगे वो हिस्टेरेसिस लॉस पर ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी ये इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि हिस्टेरेसिस लॉस होता कहाँ है। तो वास्तव में हिस्टेरेसिस लॉस होता है ट्रांसफार्मर की कोर में, मतलब वही कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग होती है। तो हिस्टेरेसिस लॉस कहाँ होता है? कोर में। किसकी कोर में? ट्रांसफार्मर की कोर में। और वास्तव में कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। और उस सिलिकॉन स्टील में ज्यादा मात्रा में क्या होता है? आयरन। तो मैं एक वर्ड में कह सकता हूं कि हिस्टेरेसिस लॉस हमारा आयरन लॉस है। यानी कि कौन सा लॉस है? आयरन लॉस। और होता कहां है ये? कोर में। कहां पर होता है? कोर में। मतलब हमने ये मान लिया कि ये हमारी क्या हो गई? कोर हो गई। इस कोर की ये एक लेयर हो गई। और ये जो लेयर है, अगर हम बात करें ये लेयर, ये किसकी बनी हुई है? आयरन की। तो इस आयरन में एक लॉस होता है जिसका नाम कौन सा लॉस है? हिस्टेरेसिस लॉस। इतना मुझे पता लग गया। मतलब हिस्टेरेसिस लॉस कौन सा लॉस है? आयरन लॉस। चलिए अब दूसरा, अब हम देखते हैं कि ये जो आयरन है, इस आयरन के अंदर क्या होता है? मैग्नेट। ये आयरन है, आयरन के अंदर कौन सा लॉस हो? ये जो आयरन है इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेट। इस आयरन के अंदर हमारा मैग्नेट है। अब हम क्या कह रहे हैं? अब हमें पता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मर, उसमें कोर किसकी? आयरन की। और ये आयरन क्या बनता है? मैग्नेट बनता है। तो जैसे ही आयरन मैग्नेट बनता है तो उसके अंदर कौन सा लॉस होता है? हिस्टेरेसिस लॉस। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिस्टेरेसिस लॉस का एक फॉर्मूला होता है बी मैक्सिमम। और बी मैक्सिमम की पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी और उसके अलावा वॉल्यूम। और ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? वाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखते हैं फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वी की। तो वी का मतलब वॉल्यूम, यानी कि आयतन है ये। तो हम वॉल्यूम आयतन की बात नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी चर्चा में क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो देखो, एक एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, आंसर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। और ऑप्शन में क्या होगा? ए ऑप्शन होगा एफ, बी ऑप्शन होगा एफ स्क्वायर, सी ऑप्शन होगा एफ क्यूब, और डी ऑप्शन क्या होगा? मान लो आपका अंडर रूट एफ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरेसिस लॉस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। लेकिन हम पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी कहां पर है। तो देखो, ये हमारी कोर है। यस, ये हमने क्या मान ली? ये हमारी क्या हो गई? कोर। और ये हमारी क्या है? वाइंडिंग। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। और प्राइमरी वाइंडिंग पर हमने यहां पर क्या अप्लाई किया? वोल्टेज। और वोल्टेज की क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो हमारी आयरन की कोर है जिसके अंदर मैग्नेट है, जिसके अंदर क्या है? मैग्नेट, उसमें कौन सा लॉस हो रहा है? हिस्टेरेसिस लॉस। लेकिन ये हिस्टेरेसिस लॉस निर्भर किस पर है? सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टेरेसिस लॉस कहां हो रहा है? कोर में। कोर का मतलब कहां पर हो रहा है? आयरन में, यानी मैग्नेट में हो रहा है। लेकिन निर्भर किस पर है? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, आंसर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। डन और नॉट डन। अब देखो, कई लोगों का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि सर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यहाँ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, यहाँ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज तो यहाँ भी कितनी है? 150 हर्ट्ज। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 50 हर्ट्ज के अलावा ट्रांसफॉर्मर ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सभी हाई फ्रीक्वेंसी के ही ट्रांसफॉर्मर होते हैं। डन और नॉट डन? डन। चलिए, तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस है उसमें अगली टर्म आती है बी मैक्सिमम। तो पहली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है ये वास्तव में प्रोपोर्शनल होता है किसके? बी मैक्सिमम की पावर 1.6 के। ये वाला सीन है। लेकिन ये तो मुझे पता है हिस्टेरेसिस लॉस कहां होता है? कोर में। कोर का मतलब कहां पर? आयरन में। जो आयरन क्या बना हुआ है? मैग्नेट। यानी ये तो मुझे पता है कोर में होता है हिस्टेरेसिस लॉस। लेकिन मैं जानता क्या नहीं? बी मैक्सिमम। तो हमने आपको बताया कि बी मैक्सिमम क्या होता है? फ्लक्स अपॉन एरिया। और इसका एक और फॉर्मूला है वी अपॉन एफ, यानी वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये अपना पिछले वीडियो में देख सकते हो कि ये जो आपका फ्लक्स डेंसिटी वी अपॉन एफ। अब देखो, फ्लक्स कहां है? कोर में। एरिया किसका है?
कोर का, कोर के ऊपर क्या होती है बाइंडिंग, हिस्टेरेसिस लॉस हो कहां रहा है कोर में। तो हम कह रहे हैं फ्लक्स अपॉन एरिया यही होती है फ्लक्स की डेंसिटी। तो देखो हमने ये मान लिया कि इन तीनों ही कोर में फ्लक्स 5 वेबर है, ऐसे हमने मान लिया, और हमने मान लिया इसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, इसका 10 मीटर स्क्वायर है और इसका 20। आप देख रहे हो इसकी तुलना में ये कोर बड़ी है और इसकी तुलना में ये वाली कोर बड़ी है। अच्छा, तो फ्लक्स अपॉन एरिया, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1 टेस्ला, ये कितना हो जाएगा 0.5 टेस्ला, और ये कितना हो जाएगा 0.25 टेस्ला, यानी कि ये फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। हम कहना क्या चाहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कोर में, फ्लक्स कोर में, और एरिया कोर का। तो फ्लक्स डेंसिटी होती है फ्लक्स अपॉन एरिया। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लक्स की जो डेंसिटी है वो किस पर निर्भर करती है। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन में आएगा वोल्टेज, और बी ऑप्शन में आएगा फ्रीक्वेंसी, और सी ऑप्शन में आएगा दोनों। तो आंसर आएगा दोनों। फ्लक्स डेंसिटी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। डन और नॉट डन? डन, यस। तो अब हमने ये लिखा हुआ है कि हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल क्या है, बी मैक्सिमम की पावर 1.6 के। अच्छा, अब हम 2 केस लेकर चल। अच्छा, सबसे पहले आपको फीलिंग ये आ जानी चाहिए कि चल कौन सा टॉपिक रहा है, हिस्टेरेसिस लॉस, और उस हिस्टेरेसिस लॉस में बात किसकी कर रहा हूं, बी मैक्सिमम की। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल मैं 5-7 बार इस बात कह रहा हूं, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई कोर है ना, ये जो कोर है, इस कोर के अंदर फ्लक्स है, इस कोर के अंदर क्या है फ्लक्स, और इस कोर का ही क्या है एरिया। तो इस कोर का फ्लक्स अपॉन इस कोर का एरिया, ये होती है फ्लक्स की डेंसिटी। तो हम कह रहे हैं फ्लक्स का आंसर आज कोर में, एरिया किसका है कोर का, और हिस्टेरेसिस लॉस भी कहां हो रहा है कोर में। तो जब हिस्टेरेसिस लॉस कोर में हो रहा है तो फ्लक्स भी कहां है कोर में, एरिया भी किसका है कोर में। डन और नॉट डन? चलिए अब हम चलिए अब देखो, अब हमने ये माना है कि बी मैक्सिमम हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है ना तो बी मैक्सिमम का मान बढ़ रहा है और ना बी मैक्सिमम का मान घट रहा है। तो अगर बी मैक्सिमम हमारा कांस्टेंट है तो हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। लेकिन कब, जब बी मैक्सिमम कांस्टेंट है। अच्छा, अब मैंने लिखा बी मैक्सिमम कांस्टेंट, मुझको कैसे पता कि बी मैक्सिमम कांस्टेंट है। अच्छा, तो अभी हमने आपको बताया था कि बी मैक्सिमम होता है वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब मैंने ये मान लिया कि हमारा वोल्टेज है वो 100 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो कितना हो जाएगा ये 2, बी मैक्सिमम 2 होगी। अब देखो मान लेते हैं वोल्टेज को हमने डबल कर दिया है और फ्रीक्वेंसी को भी हमने डबल किया है, तो अब भी ये कितना है 2 है। चलिए मान लो वोल्टेज को हमने हाफ किया है और फ्रीक्वेंसी को भी हमने हाफ कर दिया, अब भी कितना है 2 है। तो मैं कह रहा हूं कि बी मैक्सिमम कांस्टेंट होगा कब, जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो अनुपात है वो क्या है कांस्टेंट। कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी कोर है, इस कोर का फ्लक्स, इस कोर का फ्लक्स अपॉन इसी कोर का एरिया। तो फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है बी, फ्लक्स की डेंसिटी। लेकिन ये निर्भर किस पर है, ये निर्भर है सप्लाई वोल्टेज और उस वोल्टेज की भी फ्रीक्वेंसी पर। मैंने इस वोल्टेज को बढ़ाकर डबल कर दिया, लेकिन इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाकर क्या कर दिया डबल। तो ये जो हमारी कोर है इसके अंदर जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स की डेंसिटी है वो क्या रहेगी कांस्टेंट। मान लो हंसराज मैंने वोल्टेज को हाफ कर दिया, वोल्टेज क्या कर दिया है हाफ, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है हाफ। तो मैं कर क्या रहा हूं, सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इनको हाफ किया है। तो इनको हाफ करने से ये जो कोर है उसके अंदर मैग्नेट नहीं बदलेगा, फ्लक्स नहीं बदलेगा, फ्लक्स की डेंसिटी नहीं बदलेगी। डन और नॉट डन? हंसराज मान लो वोल्टेज हमने 3 गुना कर दिया, वोल्टेज हमने क्या कर दिया है 3 गुना, और फ्रीक्वेंसी को भी कितनी कर दी है 3 गुना, तब भी फ्लक्स की डेंसिटी कितनी होगी 2। मैं कहना क्या चाहता हूं, फ्लक्स है इस कोर के अंदर, समझ रहे हो, तो इस कोर का फ्लक्स नहीं बदलेगा, इस कोर का फ्लक्स नहीं बदलेगा। अगर जो वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूं और जो फ्रीक्वेंसी उस वोल्टेज की है, अगर उसका रेशियो कांस्टेंट है तो उसका रेशियो क्या है कांस्टेंट। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाएं या वोल्टेज क्या करें घटाएं, समान अनुपात में, किसमें समान अनुपात में, तो हमारा बी मैक्सिमम क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट। और काय का बी मैक्सिमम, इस कोर के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स क्या रहेगा कांस्टेंट। तो इस स्थिति में ना तो इसका मान बढ़ रहा है ना इसका मान घट रहा है, तो हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। डन और नॉट डन? यस डन। चलिए रो,
चलिए अब दूसरा केस है बी मैक्सिमम नॉट कांस्टेंट। यहां लिखा हुआ है हमने बी मैक्सिमम नॉट कांस्टेंट। इसका इतना मतलब है कि ये जो हमारी कोर है इसके अंदर फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये जो मैग्नेट इसके अंदर बन रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अब हमें बनाना इसके अंदर मैग्नेट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की। तो देखो, हमने वोल्टेज मान लिया 100, यानी कि हमने यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया है वो 100 वोल्ट है, और उस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी हर्ट्ज है? 50। तो ये कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद क्या किया अंशराज, हमने वोल्टेज को तो कांस्टेंट रखा है, वोल्टेज तो रखा है कांस्टेंट, लेकिन फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया है? डबल। क्या कर दिया है? डबल। यानी कि वोल्टेज कांस्टेंट है, यानी कि इस वाले वोल्टेज को हमने नहीं बदला, इस वाले वोल्टेज को हमने नहीं बदला, लेकिन इस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया हमने? डबल। इसका रेशियो कितना आ गया? ये क्या आ गया? 1। अगले केस में हमने इस वोल्टेज को क्या किया है? डबल। क्या किया है? वोल्टेज डबल। फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है? कांस्टेंट। तो कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने यहाँ जो इस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जो आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रखी है, अगर इसका रेशियो कांस्टेंट नहीं है, इसका रेशियो कांस्टेंट नहीं है, तो ये जो आपका कोर है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, और फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब बी मैक्सिमम भी कांस्टेंट नहीं है। चलिए डन है। तो इस स्थिति में क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस प्रोपोर्शनल। अब कभी तो इसका मान बढ़ रहा है, कभी इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हमने इस बी मैक्सिमम की जगह हमने क्या लिख दिया है? V/F। क्या लिख दिया है? V/F। अब आपको पता है पावर कितनी है? 1.6, और इंटू क्या है? 1.66 भाई। दो V और F दोनों की लग जाएगी। इंटू हमने क्या लिखा है? F। इंटू हमने क्या लिखा है? F। यस। तो इससे रिजल्ट क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस लॉस प्रोपोर्शनल V की पावर 1.6 अपॉन फ्रीक्वेंसी की पावर क्या हो जाएगा? 0.66 भाई। इसकी पावर 1 है तो 1.6 तो 0.6। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आंसर। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, वोल्टेज को बढ़ाने पर हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज को बढ़ाने पर हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो रहा है? डिक्रीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस केस में जब बी मैक्सिमम कांस्टेंट नहीं है तो हिस्टैरिसीस लॉस वोल्टेज पर भी निर्भर है और फ्रीक्वेंसी पर भी। देखो अंशराज, हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ हो रहा है? कोर में। कहाँ हो रहा है? कोर में। कोर का मतलब आयरन में। किसमें? आयरन, जिसके अंदर क्या है? मैग्नेट। लेकिन वो हिस्टैरिसीस लॉस निर्भर किस पर है? सप्लाई वोल्टेज पर। किस पर है? सप्लाई वोल्टेज पर, उसकी भी फ्रीक्वेंसी पर। सप्लाई वोल्टेज पर, उसकी भी फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन कब? जब बी मैक्सिमम क्या है? नॉट कांस्टेंट। और यहां केवल आपका हिस्टैरिसीस लॉस किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। चलिए तो हम आपको हिस्टैरिसीस लॉस समझाना चाहते हैं, और हमने ये इतने सारे डायग्राम बनाए, तो कोई ना कोई मतलब तो होगा। चलिए, तो सबसे पहला केस हंसराज। यस सर। ये हमारी कोर है, इसके अंदर आयरन है। इसके अंदर क्या है? आयरन। लेकिन वोल्टेज 0, वोल्टेज है ही नहीं। करंट 0, करंट भी नहीं है। तो ये जो आयरन है कोर के अंदर, इसमें मैग्नेट भी क्या है? 0। यानी कि अभी मात्र ये आयरन है, अभी मात्र क्या है? आयरन। ना कि इसके अंदर क्या है? मैग्नेट। इसके अंदर मैग्नेट नहीं है, क्योंकि हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखा, हमने कोई करंट अप्लाई नहीं कर रखी। ना वोल्टेज है और ना ही क्या है? करंट। तो मैग्नेट भी नहीं है। अच्छा, अब आपको पता है ये हमारा एसी वोल्टेज है। ये हमारा कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज। जैसे हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तो जमीन से हमारी ऊंचाई बढ़ेगी, ये हमारा एसी वोल्टेज है। ये हमारा कौन सा वोल्टेज है? एसी वोल्टेज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकिल की। किसी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव साइकिल। वोल्टेज हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसका मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमारी जो करंट है, यानी कॉपर के वायर में जो करंट है, इसका मान भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये जो आयरन है, आयरन की कोर है, इसमें धीरे धीरे मैग्नेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि एकदम बढ़िया स्वस्थ ये जो लोहा था धुआंधार मैग्नेट बन गया, एकदम बढ़िया। इसके अंदर क्या आ गया? मैग्नेट। एकदम बढ़िया क्या आ गया? मैग्नेट। चलिए, अब ये जैसे हम पहाड़ पर चढ़े, यहां पर पहाड़ की चोटी पर आ गए और वापस किस पर आ गए? जमीन पर। यानी यहां पर वोल्टेज का मान क्या हो गया? अब इस डायग्राम में हमने क्या किया है? यहां पर हमारा एसी वोल्टेज क्या हो गया? 0। यहां पर हमारी एसी करंट क्या हो गई? 0। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा लोहा था ये वापस आयरन ही बन जाना चाहिए। इसके अंदर मैग्नेट क्या होना चाहिए? 0। इसके अंदर मैग्नेट क्या होना चाहिए? 0। वोल्टेज 0, करंट 0। वोल्टेज 0,
करंट भी जीरो। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा आयरन था, जो मैग्नेट बना था, उसके अंदर मैग्नेट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन अगर मैग्नेट एक बार, आयरन अगर एक बार मैग्नेट बन गया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेट बच जाता है। मतलब ये लोहा था, आयरन था, और इसके अंदर मैग्नेट आ गया तो भले ही वोल्टेज जीरो है, भले ही करंट जीरो है, लेकिन इसके अंदर मैग्नेट जीरो नहीं है। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या बच जाएगा, मैग्नेट। कुछ ना कुछ क्या बच जाएगा, मैग्नेट। और उसको बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स, यानी कि अवशिष्ट फ्लक्स। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट, यानी कि बचा कुचा फ्लक्स। क्या बोलते हैं, बचा कुचा फ्लक्स। कहना क्या चाहते हैं, मान लो एक लड़की है, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड बन गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब उनका ब्रेकअप हो गया, उनका क्या हो गया, ब्रेकअप। लेकिन तब भी लड़की के दिमाग में कुछ ना कुछ लड़के का क्या रहता है, प्रभाव। तुरंत प्रभाव जीरो नहीं होता। ऐसे ही ये आपका आयरन है, एक बार अगर मैग्नेट बन गया तो तुरंत इसका मैग्नेट जीरो नहीं होता, और इसको कौन सा फ्लक्स बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स। अच्छा, अब तुम्हें पता है पॉजिटिव साइकिल के बाद में क्या आता है, नेगेटिव साइकिल। ये नेगेटिव साइकिल। तो हमारा जो इस वाइंडिंग पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, वो नेगेटिव में वोल्टेज का मान बढ़ा, करंट का मान भी बढ़ा। तो अब मान लो ये दूसरा बॉयफ्रेंड है, क्या है, दूसरा बॉयफ्रेंड। तो ये हमारा वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव। तो ये जो वोल्टेज है और ये करंट है, इसके कारण यह मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नेट। लेकिन वो मैग्नेट पहले वाले मैग्नेट को क्या करेगा, हटाएगा। यानी कि ये दूसरा बॉयफ्रेंड पहले इसके दिमाग पर से पहले वाले का प्रभाव क्या करेगा, हटाएगा। मतलब ये हमारा आयरन था, ये हमारा क्या था, आयरन था। इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेट है, तो पहले उस मैग्नेट को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे मैग्नेट का मान क्या हो गया, जीरो। मैग्नेट का मान क्या हो गया, जीरो। उसके बाद में वोल्टेज हमारा नेगेटिव में बढ़ेगा, करंट भी हमारी नेगेटिव में क्या बढ़ेगी। हाँ। और मान लो अब हमारी जो आयरन है वो इस दिशा में क्या बन गया, मैग्नेट। इस दिशा में क्या बन गया, मैग्नेट। तो हिस्टेरेसिस लॉस किसे कहते हैं, मैग्नेट नहीं, मैग्नेट नहीं। तो पहले तो हमने कोर को मैग्नेट बनाया, क्या बनाया, मैग्नेट बनाया। और यहां पर हमने मैग्नेट को क्या किया, खत्म। मैग्नेट को क्या किया, खत्म। और फिर दोबारा क्या बनाया, मैग्नेट। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर को मैग्नेट बनाने में और उसके मैग्नेट को हटाने में जो लॉस होता है वो क्या बोलते, उसे क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। मतलब ट्रांसफॉर्मर की कोर को मैग्नेट करने में और फिर उसे डीमैग्नेट करने में, यानी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज ऐसा करने में जो लॉस होता है वो कौन सा लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस। डन और नॉट डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टेरेसिस लॉस। मैंने इतनी सी बात कही, इसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, शुद्ध आयरन, एकदम शुद्ध लोहा है, शुद्ध आयरन है। पहले इसे क्या बनाया, मैग्नेट, फिर इसके जो सप्लाई वोल्टेज उसे हटा दिया, तो इसमें से मैग्नेट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उसे क्या, कौन सा फ्लक्स बोलते हैं, रेजिडुअल फ्लक्स। फिर इसमें जो फ्लक्स बच रहा था रेजिडुअल, उस फ्लक्स को हमने क्या किया, हटाया। क्या किया, हटाया। और फिर दोबारा क्या बनाया, मैग्नेट। तो इसको मैग्नेट बनाने में और मैग्नेट खत्म करने में जो लॉस होता है वही कौन सा लॉस है, हिस्टेरेसिस। मैग्नेट नहीं था, मैग्नेट बनाया, मैग्नेट को खत्म किया, फिर मैग्नेट बनाया। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर को मैग्नेट बनाने में और उसके मैग्नेट को खत्म करने में जो लॉस हो रहा है वो कौन सा लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है। डन है। हमने कहा भाई ये लड़की है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, पहले बॉयफ्रेंड बनाया, फिर वो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या बच रहा है, मैग्नेट बच रहा है। फिर उस दूसरे वाले ने उसके मैग्नेटिक प्रभाव को क्या किया, खत्म, फिर दोबारा मैग्नेट। तो मैग्नेट बनाने में और खत्म करने में जो लॉस हुआ कौन सा लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस। चलिए डन। चलिए अभी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अब हमारे संसार में अचानक आ गया BH कर्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि BH कर्व का संबंध किससे है, तो BH कर्व का संबंध हिस्टेरेसिस लॉस से है। हिस्टेरेसिस लॉस कहाँ होता है, कोर में क्या है, आयरन के अंदर क्या है, मैग्नेट। तो वो हिस्टेरेसिस लॉस है। और हिस्टेरेसिस लॉस संबंध किससे है, BH कर्व से। BH कर्व में एक तो लिखा है B और एक लिखा हुआ है H। डन है। B के बारे में हम बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे H के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। H क्या है, H है मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ है। यानी कि इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता और स्ट्रेंथ का मतलब सामर्थ्य। अब हम इसको नहीं जानते, इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं। तो देखो हम आपको कैसे समझाते हैं। ये हमने मान लिया कि ये कोई क्षेत्र है, यहां पर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, यहां पर मान लेते हैं कोई क्या रखा हुआ है, मैग्नेट। और इस मैग्नेट का ये कंप्लीट क्षेत्र है,
इस मैग्नेट का ये क्षेत्र है, डन और नोट डन, ये मैग्नेट का फील्ड है, मैग्नेट का क्या है, क्षेत्र है। जैसे ये मान लिया हमारा राजस्थान है और यहां पर गहलोत की सरकार है, तो पूरे राजस्थान में किसका प्रभाव है, गहलोत साहब का प्रभाव है। यहां पर क्या रखा हुआ है, ये मैग्नेट, यहां पर ये मैग्नेट रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक मैग्नेट लेकर आ रहे हैं, बाहर से क्या लेकर आ रहे हैं, मैग्नेट, और ये मैग्नेट 1 वेबर का है, ये मैग्नेट 1 वेबर का है। तो ये जो पहले से ये मैग्नेट रखा हुआ है, ये और ये मैग्नेट का जो क्षेत्र है, इस पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, इस पर क्या अप्लाई करेगा, इस पर बल लगाएगा। मतलब जो ये पहले से मैग्नेट रखा हुआ था, ये मैग्नेट का क्षेत्र है, तो वो इस पर क्या लगाएगा, फोर्स 1 वेबर पर। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा 1 वेबर पर लगाया गया जो फोर्स है, वही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। तो देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्या लगाया जा रहा है, फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अच्छा, फोर्स कहां लगाया जा रहा है, 1 वेबर पर, तो न्यूटन पर वेबर, ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ। देखो स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, मजबूती। ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का ये क्षेत्र है, डन। तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। वही तो इस मैग्नेट की ताकत है, वही तो इस मैग्नेट की इंटेंसिटी है, वही तो इस मैग्नेट की क्या है, स्ट्रेंथ। तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर वेबर। अब ये एग्जांपल मान लेते हैं, ये तो गहलोत साहब है, पूरे राजस्थान में इनका क्या है, प्रभाव। अब एक आदमी तमिलनाडु से आ रहा है और अपनी यह राजनीति स्थापित करना चाह रहा है, तो गहलोत और गहलोत का पूरा क्षेत्र इस आदमी के ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। वही गहलोत साहब की ताकत है, वही गहलोत साहब की इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है। तो किसी मैग्नेट के क्षेत्र के द्वारा 1 वेबर पर लगाया गया बल है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, या क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। यानी कि इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर वेबर। डन और नो डन। अब कहां चलते हैं हम आगे, यस रहने दो, यस। अब देखिए, चलिए अब यहां से हमें ये बात पता चलेगी, जो H है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर वेबर। अब ध्यान रखना, H का एक फॉर्मूला होता है, H बराबर होता है NI अपॉन क्या होता है, L। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NI अपॉन क्या होता है, L। NI का मतलब क्या है, आपको पता है, ये तो हो गया एम्पियर और टर्न पर मीटर, एम्पियर टर्न पर मीटर। तो H की यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर भी होती है। अब देखो, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा झोल हमने केवल इसके लिए किया है, जो H है, जो आपका क्या है, H, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है H, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है। ये कई बार एग्जाम में आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, I की। देखो H प्रोपोर्शनल क्या है, I, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, I के। समझे कैसे, समझे इस तरह से, मान लो ये आयरन था, मान लो ये क्या था, आयरन। हाँ जराज, ये क्या था, आयरन, और इसको हमें मैग्नेट बनाना है। क्या बनाना है, मैग्नेट। तो इसके ऊपर हमने कोयल लगा रखी है, क्या लगा रखी है, कोयल। और कोयल में क्या फिल हो रही है, करंट। क्या फिल हो रही है, करंट। अगर इस कोयल में फिल होने वाली करंट ज्यादा होगी, यस सर, इस कोयल में फिल होने वाली करंट ज्यादा होगी, तो ये मैग्नेट की ताकत भी क्या होगी, ज्यादा, मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा, और इस पर लगाया जाने वाला बल भी क्या होगा, ज्यादा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आए, H किसके प्रोपोर्शनल होता है, I की। और ये जो H है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर वेबर, या क्या होती है, एम्पियर टर्न पर मीटर। क्या होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर मीटर, एम्पियर टर्न पर क्या होती है, मीटर। अच्छा, ऐसा होता नहीं है, पर मान लेते हैं, अगर टर्न आप 1 मान लो, टर्न क्या मान लो, 1, तो H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I अपॉन L, और यहाँ आपका ये एम्पियर पर मीटर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एम्पियर पर मीटर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है H, एग्जाम में आएगा। हिस्टेरेसिस लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, H। लेकिन H का मतलब हिस्टेरेसिस नहीं है, H का मतलब क्या है, किसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत। डन। मैंने कैसे समझाया, इस मैग्नेट के द्वारा या इस मैग्नेट के क्षेत्र के द्वारा 1 वेबर पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ कहलाता है। क्या लगा रहा है, बल, यानी कि न्यूटन। किस पर, 1 वेबर पर, तो न्यूटन पर वेबर। अच्छा, H क्या होता है, NI अपॉन L। NI अपॉन क्या होता है, L। यहां से H किसके प्रोपोर्शनल है, I के।
H प्रोपोर्शनल I। H प्रोपोर्शनल क्या है? I। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में। डन, यस। अब मेरा टारगेट है BH कर्व है, इस BH कर्व के माध्यम से हिस्टेरेसिस लॉस को समझाना, ये मेरा टारगेट है। लेकिन सबसे पहले हमें ये डायग्राम, ये जो कर्व है, ग्राफ है, समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ हिंट बता रहा हूं। जैसे ये मेरा कोई ग्राफ है, डन है। अब आपको पता है ये एक्स अक्ष है और ये माइनस एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है और ये माइनस का वाई अक्ष है। समझो, तभी BH कर्व समझ में आएगा। अब मैंने ये मान लिया सब, अच्छा यहाँ हमारा 0 है, ये हमने मान लिया 1, ये हमारा 2 और ये हमने मान लिया 3। ऐसे ये हमारा -1, ये हमारा -2 और ये मान लिया हमने, अच्छा इस पर इमेजिनरी होता है लेकिन इसे हम -1 कह रहे हैं, ये -2, ये हमारा -1 और ये हमारा -2। समझो, कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने लिखा 1 और ये एक्चुअल में इसके साथ हम इमेजिनरी लगा देते हैं, J -1 और ये हमने लिखा 1 और उसके बाद में लिखा, मान लेते हैं हम -2 और J, ये हमने लिखा, ये हम लिखा है, ऊपर प्लस है और ये नीचे माइनस है, ये हमने मान लिया। अब हमने लिखा 1 और -2J। तो हमको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में, ये तो एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमको पता होना चाहिए। एक का मतलब ये हो गया एक्स अक्ष, अच्छा -2J वाई अक्ष पर, ये तो हमारा ये पॉइंट होगा, ये आप समझे। हमने लिखा, समझना ही होगा, अगर ये नहीं समझना है तो ये बिल्कुल नहीं समझना है। जैसे हमने लिखा 2, यहां लिख दिया हमने 2 और मान लो 1 और J लिखा, इसका मतलब 2 कहां पर है, ये 2 है और J ये हमारा क्या है, J, ये हमने मान लिया, ये पॉइंट हमारा यहां पर है, डन है। अब अगले पॉइंट पर आते, केवल हमने लिखा 3, केवल हमने 3 लिखा, ये हमने लिखा, इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर है, एक्स अक्ष पर है, ये पॉइंट एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष वाली वैल्यू क्या है, 0। तो अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब वाई अक्ष वाली वैल्यू क्या है, 0। मैं लिखता हूं 0 और -1G, ये मैंने लिखा, इसका मतलब एक्स अक्ष वाली वैल्यू क्या है, 0। पॉइंट हमें कहां मिलेगा, वाई अक्ष पर, यानी कि पॉइंट 1 यहां मिलेगा। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, ये पॉइंट एक्स अक्ष पर है, आंसर कहां पर है, एक्स अक्ष पर। तो कौन सा मान 0 है, वाई अक्ष का। और ये पॉइंट कहां पर है, वाई अक्ष पर, तो कौन सा मान 0 है, एक्स अक्ष का। इसी को हम बात करेंगे, यस। चलिए अब हम ये BH कर्व आपको समझा रहे हैं और ये हमारी कोर है। देखो यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज कौन सा है, AC। यहां पर वोल्टेज का मान क्या है, 0, करंट का मान क्या है, 0 और फ्लक्स का मान भी क्या है, 0। मतलब अगर कोई वोल्टेज नहीं है ना, तो इस वायर में कोई करंट भी नहीं है, और इस वायर में कोई करंट नहीं है तो कोर के अंदर कोई फ्लक्स भी नहीं है। अच्छा, धीरे धीरे वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये जो कॉपर का वायर है, इसके अंदर धीरे धीरे करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पता किया था कि करंट के प्रोपोर्शनल H होता है, करंट के प्रोपोर्शनल क्या होता है, H। तो यानी कि धीरे धीरे H का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद में हमारी ये जो कोर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका मान भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि हमारा जो मैग्नेट है, तो क्या कहा, वोल्टेज का मान बढ़ा, करंट का मान बढ़ा, H का मान बढ़ा, और हमारा ये जो लोहा था, आयरन था, एकदम बढ़िया क्या बन गया, फ्लक्स। एकदम बढ़िया क्या हो गया, फ्लक्स। यानी कि H भी बढ़ा, और देखो हमने ये लिखा है B का मतलब वास्तव में फ्लक्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन इस कोर का एरिया कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी का मतलब केवल फ्लक्स से है, और H तो प्रोपोर्शनल I के है। तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, H भी बढ़ रहा है और फ्लक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि दोनों का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये वाली सिचुएशन। अब देखो, अब आपको पता है जो हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, धीरे धीरे उस वोल्टेज का मान क्या हो गया, 0। यानी कि वोल्टेज हमारा क्या हो गया, 0। तो इस कॉपर के वायर में फ्लो होने वाली करंट का मान भी क्या हो गया, 0। करंट का मान भी क्या हो गया, 0। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि करंट के प्रोपोर्शनल H होता है, यानी कि फ्लक्स की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। यानी कि कोई फ्लक्स की इंटेंसिटी नहीं, फ्लक्स इंटेंसिटी 0, क्यों, करंट क्या हो गई, 0। लेकिन आपका जो फ्लक्स है या फ्लक्स की डेंसिटी है, ये 0 नहीं होगी। मतलब इस कोर के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स बच जाएगा। डन। अब देखो, ये वाला पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बताया था, ये इसलिए बताया था कि इस अक्ष पर ये वाई अक्ष है,
कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। तो अगर कोई पॉइंट हमें वाई अक्ष पर मिले तो किसका मान 0 होगा वहां? एक्स अक्ष का। यानी कि यहां पर किसका मान 0 है? एक्स का मान 0 है। यानी किसका मान 0 है? एच का मान 0 है। अरे भाई वोल्टेज 0, यस, करंट 0, एच भी 0, लेकिन इस लोहे के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स से बच गया। यानी कि इस पॉइंट पर हमारा एच का मान तो 0 हो गया। और ये हमने मान लिया ए, और ये मान लो हमने जेड, और ये हमने मान लिया वाई। तो ये जो आपको दिख रहा है जेड वाई, क्या है? जेड, और ये एक्चुअल में फ्लक्स है। जेड और वाई है, ये क्या है? फ्लक्स। और काई का फ्लक्स है, ये आपका रेजिडुअल फ्लक्स है। ये आपका क्या है? रेजिडुअल, यानी कि बचा कुचा फ्लक्स है। जैसे शादी में आने थे आदमी 150, खाना बनाया 200 आदमी का, और मतलब 200 आदमी का आया, और मतलब आने कितने थे? 150, तो कितने का खाना बच गया? 50 का। वो रेजिडुअल है, बचा कुचा है, अवशिष्ट है। अरे भाई वोल्टेज 0, यानी कोई वोल्टेज नहीं है, तो कोई करंट भी नहीं है। तो करंट के प्रोपोर्शनल क्या होता है? एच। तो एच भी क्या है? 0। लेकिन इस लोहे के अंदर कुछ ना कुछ क्या बच जाता है? फ्लक्स। तो उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल फ्लक्स। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, अंशराज कौन 0 हो गया? एच। और कौन 0 नहीं हुआ? वाई अक्ष पे, यानी कि बी। कौन 0 नहीं हुआ? बी। यानी कि बी पीछे रह जाता है। बी क्या रह जाता है? पीछे। किससे? एच से। इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बी क्या है? बी लेग बिहाइंड। क्या है? लेग बिहाइंड एच। यानी कि एच तो 0 हो गया, लेकिन कौन 0 नहीं हुआ? बी। यानी कि पीछे कौन रह गया? बी। पीछे कौन रह गया? बी। किससे? एच से। डन और नो डन? क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या बच गया? फ्लक्स। अब देखो, वोल्टेज का मान नेगेटिव, करंट का मान नेगेटिव, और एच का मान भी नेगेटिव। लेकिन फ्लक्स नेगेटिव तब होगा जब पहले इसमें से बचा कुचा फ्लक्स क्या होगा? खत्म। क्या होगा? खत्म। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट आया। इस वाले पॉइंट पर अब ये एक्स अक्ष है। कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। तो यहां पर कौन सी वैल्यू 0 है? वाई अक्ष की। यानी यहां पर बी का मान क्या हो गया? 0। ये बी का मतलब फ्लक्स डेंसिटी, और तुम पता फ्लक्स डेंसिटी में एरिया है, तो एरिया तो कांस्टेंट रहता है, तो बचा क्या? फ्लक्स। यानी कि यहाँ फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। यहां पर रेजिडुअल फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। यहां पर रेजिडुअल फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। तो जेड वाई, और इसे मान लो मैंने एक्स। क्या मान लिया? एक्स। तो ये जो आपका एक्स और जेड है, क्या है? एक्स जेड। अब तुम्हें पता ये एच प्लस में, तो ये एच क्या है? माइनस में। ये एक्स जेड वो बल है जिसने रेजिडुअल फ्लक्स को क्या किया है? खत्म। तो इसको बोलते हैं कोरोसिव। क्या बोलते हैं? कोरोसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोरोसिव फोर्स, यानी कि नष्टकारी बल। क्या बोलते हैं? नष्टकारी बल। इसको कोरोसिव फोर्स या नष्टकारी बल बोलते हैं। ये वो बल है जिसने रेजिडुअल फ्लक्स को क्या कर दिया? खत्म। क्या कर दिया? खत्म। यानी कि यहां आप आकर आपका बी का मान क्या हो गया? 0। अब वोल्टेज का मान क्या होगा? बढ़ेगा। एच का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और अब इसमें दूसरी डायरेक्शन में कर्व है, बी एच कर्व। कौन सा कर्व है? बी एच कर्व। ये आपका बी एच कर्व। डन। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका कौन सा फ्लक्स है? रेजिडुअल। ये आपका रेजिडुअल फ्लक्स है, बचा कुचा। क्या है? हाँ। बचा कुचा। और ये क्या है आपका? कोरोसिव फोर्स। क्या है? कोरोसिव फोर्स। डन और नो डन? ये कोरोसिव फोर्स है। अच्छा, तो ये आपका हिस्टेरेसिस लॉस का और किसका संबंध हुआ? बी एच कर्व का। डन और नो डन? तो ये आपको समझ में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बी पीछे रह जाता है किससे? एच से। डन और नो डन? ये हमने आपको समझाया। यस। चलिए, तो एकदम नट सेल में या शॉर्ट में ये हमने इसका कंक्लूजन लिख दिया है हिस्टेरेसिस लॉस का। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमने क्या लिखा है। ट्रांसफॉर्मर है जी, उसके अंदर कोर के अंदर आयरन को क्या बना रहे हैं? मैग्नेट। तब कौन सा लॉस हो रहा है? हिस्टेरेसिस लॉस। तो मजा आ गया साहब। कहां होता है हिस्टेरेसिस लॉस? कोर में, जो कि आयरन है। चलिए बढ़िया है। कोर को मैग्नेट बनाना है और उसके मैग्नेट को खत्म करना है। इसमें जो लॉस होता है वही हिस्टेरेसिस लॉस है। क्या होता है हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला? बी मैक्सिमम की पावर 1.6, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आएगा हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। कोई भी बात आपसे और कही नहीं गई है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल है? आंसर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। अब हम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए।
हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए। तो ये तब भी होगा जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। मुझे इस बात में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है कोर में, लेकिन निर्भर किस पर है, सप्लाई वोल्टेज की भी फ्रीक्वेंसी पर। मतलब हिस्टेरेसिस लॉस है मैग्नेटिक लॉस, हो रहा है मैग्नेट के अंदर, लेकिन निर्भर किस पर है, सप्लाई वोल्टेज की भी फ्रीक्वेंसी पर। अब मान लो यहां पर भी वोल्टेज शो है, यहां पर भी वोल्टेज शो है, यहां पर भी वोल्टेज शो है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का अंतर है। देखो यहां 1 और 2 साइकिल है, यहां 1, 2 और 3 साइकिल है, यहां 1, 2, 3 और 4 साइकिल है। तो जितने ज्यादा साइकिल उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो मैं कहना चाहता हूं और ये हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है लोहे के अंदर, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिक लॉस है, लेकिन निर्भर किस पर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पर। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब ये क्या झोल है, एक बार हम माना है बी मैक्सिमम कांस्टेंट और एक बार माना है बी मैक्सिमम नॉट कांस्टेंट। अगर सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी इसको समान अनुपात में बढ़ाएं या समान अनुपात में घटाएं या इनका रेशो कांस्टेंट हो तो हमारा बी मैक्सिमम कांस्टेंट होगा। तो यानी कि ना तो इसका मान बढ़ रहा है ना इसका मान घट रहा है। और ये जो 1.6 मान है ये सिलिकॉन स्टील के लिए है। अब देखो तो बी मैक्सिमम अगर कांस्टेंट है तो ना तो इसका मान बढ़ रहा है ना घट रहा है, हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। यहां से हम कोई भी 3 वैल्यू लिख करके चौथी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बी मैक्सिमम नॉट कांस्टेंट, कभी वोल्टेज कांस्टेंट है कभी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यानी कि दोनों को समान अनुपात में बढ़ा और घटा हम नहीं रहे, तो बी मैक्सिमम हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। बी का मान रख दिया फिर हमने v अपॉन एफ, दोनों की पावर 1.1.6 फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमें ये समझ में आया अगर वोल्टेज बढ़ा दें तो हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा। लेकिन ये सबसे खतरनाक केस है, ये अगर आएगा तो बहुत कम लोगों का सही होने वाला है, क्योंकि बी मैक्सिमम नॉट कांस्टेंट आपको खुद को पता करना है। अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशो कांस्टेंट नहीं है तब ये केस लगेगा, नहीं तो हिस्टेरेसिस लॉस का वोल्टेज से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वोल्टेज को बढ़ाने पर हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ रहा है, ये वाला केस। अब देखो जब हम हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ रहे तो कौन सा कर्व आ रहा है, बी एच कर्व। बी तो हमें पता है फ्लक्स अपॉन एरिया, यानी कि वी अपॉन एफ। अच्छा अब हमने कहा भाई एरिया तो कांस्टेंट है, तो बचा क्या, फ्लक्स। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस कोर का जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, निर्भर किस पर है, सप्लाई वोल्टेज और उसकी भी फ्रीक्वेंसी पर। ये हमने आपको बता दिया। फ्लक्स की वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। हमने सबसे ज्यादा फोकस किया है एच पर। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रेंथ, या कोई मैग्नेटिक क्षेत्र की ताकत है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर वेबर या एन आई अपॉन एल, यानी कि एन का मतलब टर्न और करंट अपॉन लेंथ। हमने आपको इस बात पर फोकस किया कि जो एच है ये प्रोपोर्शनल आई के होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक क्षेत्र की जो ताकत है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। इस वाले पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पर एच का मान क्या है, 0, लेकिन बी का नहीं है, तो बी क्या रह जाता है पीछे, किससे, एच से। इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ये जो बचा कुचा फ्लक्स है इसको बोलते हैं हम रेजिडुअल फ्लक्स। इस फ्लक्स को हटाने के लिए जो बल लगाते हैं उसको बोलते हैं कोरोसिव फोर्स, यानी कि नष्टकारी बल। अगर कोई मेटेरियल है वो जल्दी जल्दी मैग्नेट बन रहा है और जल्दी जल्दी उसका मैग्नेट खत्म हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक रिवर्सल फास्ट है, तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। भाई जल्दी जल्दी मैग्नेट और डीमैग्नेट बन रहा है तो मैग्नेटिक रिवर्सल क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरा सिलिकॉन जो होता है, भाई सिलिकॉन स्टील की कोर होती है तो हम सिलिकॉन मिलाते हैं, तो एक्चुअल में सिलिकॉन में क्या है, मैग्नेटिक रिवर्सल फास्ट होता है, तो सिलिकॉन के कारण कौन सा लॉस घट जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस। कौन सा घट जाता है, हिस्टेरेसिस। तो हमने 2 वीडियो बनाए, एडी करंट का और दूसरा किसका बनाया था, हिस्टेरेसिस लॉस का। जो एडी करंट का हमने वीडियो बनाया था वो एक्चुअली हमने 2 वीडियो अपलोड किए। एक तो वह जिसमें स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही है, एक वह जिसकी स्क्रीन बढ़िया है, तो आप बढ़िया स्क्रीन वाला देंगे और दूसरा हिस्टेरेसिस लॉस वाला देंगे। 2-3 बार देंगे तब आपके डाउट क्लियर होंगे। और ये जो आयरन लॉस है इसको जो हम टेस्ट करने के लिए कि कितना है, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ये भी हमने एक वीडियो बना दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपर लॉस पर फोकस करेंगे। आराम से देखें, धैर्य से देखें, ऐसे ना सोचे 9 महीने में पापा बन जाए और अगले 9 महीने में दादाजी, टाइम लगेगा। आराम से अच्छे से समझें। चलिए डन है, डन, यस।